अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स के बारे में जितने भी पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज है, वो आज डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमारा सिलसिला शुरू था गैस से, फिर हम लोग लिक्विड पर आए और आज हम सॉलिड पर आए हुए हैं। गैस के अंदर आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे से दूर दूर थे। हर तरह का मोशन था उसमें, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल, तीन तरह के वो गैस में थे। लिक्विड में आकर वो मोशंस थोड़े कम हो गए, ठीक है। वहां पर वाइब्रेशनल मोशन तो था, ट्रांसलेशन मोशन तो था, लेकिन रोटेशनल नहीं था। अब जब आप सॉलिड पर आ जाते हैं तो सॉलिड में मोशन और भी रुक जाते हैं, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन आपको सॉलिड में नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं। अब इनके अंदर स्पेस बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो दिस इज रियली क्लोजली पैक। ये सॉलिड हो गया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कोजिव फोर्स का मतलब ये है कि अगर आप यहां से दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालोगे तो इनके बीच जो फोर्स है वो फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसीलिए तो इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ने इनको आपस में इतना पैक किया हुआ है कि इनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल है, बाकी मोशन नहीं है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कोजिव फोर्स क्लोजली पे कैन नॉट मूव एट रैंडम, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मूव नहीं कर सकते रैंडम में। सॉलिड के डेफिनेशन में यहाँ पर अगर आप ऊपर देखिए तो लिखा हुआ है दो सब्सटेंस विच आर रिजिड, हार्ड, यहाँ तक तो ठीक है, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। इनका शेप भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। गैस का ना तो शेप डेफिनेट था ना वॉल्यूम डेफिनेट था। लिक्विड पर जब हम आए तो हमने देखा कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इनडिपेंडेंट है, लेकिन शेप जो था, वॉल्यूम जो था वो डेफिनेट था, लेकिन शेप जो था वो इनडेफिनेट था। यहाँ पर सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की तरफ। सॉलिड के अंदर, सॉलिड को हम लोग दो तरह के टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक का नाम है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे का नाम है एमारफस सॉलिड, एमारफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब यह है कि ऐसे सॉलिड जिनका एक खास किस्म का प्रॉपर शेप होता है। दूसरे सादा अल्फाज में इनके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, जो भी हो, ये सब के सब हो सकते हैं। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये क्या है, प्रॉपरली अरेंज होते हैं, प्रॉपरली अरेंज होते हैं थ्रू आउट द थ्रू आउट द सॉलिड। पूरा का पूरा जो सॉलिड है, हर तरफ प्रॉपरली एटम्स प्रॉपर तरीके से अरेंज। मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा इसको। ठीक है, इस तरह का एक पार्टिकल, फिर पार्टिकल, 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 एक खास तरतीब से यहाँ पर। ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। अब मैं आऊंगा दूसरी तरफ तो उधर आपको समझा दूंगा कि वहां पर क्या हो रहा है। इस तरह से दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉपर अरेंजमेंट। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। You can do it like this. अब जो क्रिस्टलाइन है उसमें अगर आप देखें
क्रिस्टलाइन में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। कभी तो ये ऐसे जा रहा है, तो कभी उसमें। अब आप देखें, इसमें बिल्कुल तरतीब आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको, कहीं कहीं पर आपको कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट नजर आएगा, जैसे कि ये वाला जगह है। इधर आपको थोड़ा सा प्रॉपर अरेंजमेंट नजर आएगा, उसके बाद फिर से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, फिर आपको कहीं पर आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट तो नजर आएगा, लेकिन दूसरी जगहों पर आपको नजर नहीं आएगा। लिहाजा ऐसे ऐसे सॉलिड को बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। क्या नाम देते हैं? एमार्फस सॉलिड। प्रॉपर शेप ही नहीं इनका, ठीक है। अब अगर आप क्रिस्टलाइन पर आ जाओ, तो देखो इसकी प्रॉपर शेप बन जाती है। यहां से अगर मैं यूं बनाऊं ना, तो इनका फिर एक प्रॉपर शेप बन जाता है, त्रिकोण टाइप का, या रेक्टेंगुलर का, क्यूब वगैरह मुख्तलिफ नाम है, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, पोलिगोनल वगैरह वगैरह मुख्तलिफ शेप के नाम आएंगे, आगे हम आपको बताएंगे। तो इस तरह का एमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर कहीं कहीं पर प्रॉपर अरेंजमेंट है, कहीं कहीं पर प्रॉपर अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, ये वाला जो जगह है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टल नहीं है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स। सो एक एमार्फा सॉलिड के अंदर ऐसे जगहों को बोलते हैं क्रिस्टलाइट्स। अच्छा, नाउ वी गो। एमार्फस का एग्जांपल हमारे पास है क्या चीज? एमार्फस का एग्जांपल हमारे पास ग्लास है, ठीक है, रबर है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, ग्लास, रबर एंड सम कुछ और भी एग्जांपल्स है इसमें। क्रिस्टलाइट्स का डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्रिस्टलाइट्स क्या है। द प्लेस विदिन amorphous solid where particles are arranged properly। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और एमार्फस सॉलिड के बारे में कुछ आइडियाज आपको मैं देता हूँ। ये जो एमार्फस सॉलिड है, ये बात एमार्फस के हवाले से मैं आपको अभी कहना चाहूंगा। अगर एमार्फस सॉलिड आपके पास है, तो उनका नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, यानी सपोज आपके पास ये एक एमार्फस सॉलिड है, आप उसको गर्म करते हैं, आप उसको हीट देना शुरू कर लेते हैं, तो ये क्या होगा? ये सपोज कर दीजिए 60 से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में ये पिघल जाएगा। 60 से लेकर 90 के रेंज में ये पिघल जाएगा। तो कभी 65 पे, कभी 70 पे, कभी ये 80 पे, कभी 90 पे, इतना बड़ा सा रेंज है। सो हम कहते हैं कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। एमपी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, कोई चीज पिघल जाता है, जिस टेम्परेचर पर कोई चीज पिघल जाता है। अब इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, लेकिन अगर आप कोई एमआर क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं, सपोज यहां से अब मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लेता हूँ, प्रॉपर शेप है इसका, ठीक है। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर आप इसको हीट देना शुरू करेंगे, तो सपोज करते हैं ये क्या होगा, सपोज करते हैं ये 100 से लेकर 104 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। या 60 से लेकर 63, मतलब उनका रेंज 5 से बड़ा नहीं होगा। रेंज क्या होगा? लेस देन 5 होगा। ये नहीं है कि
100 और 140 के दरमियान, ना ना, दिस इज नॉट, ऐसा नहीं होगा। सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमॉर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड के बारे में एक और पॉइंट भी है, एमॉर्फस सॉलिड, कि उनका कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अगर आपके पास कोई एमॉर्फस सॉलिड है, आप उसको हीट देते हैं, तो जैसे उधर उसका टेम्परेचर रेंज कोई डेफिनेट नहीं था, इसी तरह इसका हीट भी डेफिनेट नहीं है कि उसको आप फ्यूज करते हैं। फ्यूज मतलब उसको पिघला देते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन इसको बोलते हैं। हर सॉलिड एक खास टेम्परेचर पे वो क्या होता है, वो फ्यूज हो जाता है। फ्यूज का मतलब वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो इनका कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं है। जिस तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं था, इसी तरह इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट नहीं है। आ, अब जाकर एमॉर्फस सॉलिड की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो हो गई। अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पहली प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल शेप, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होते हैं। ये लिखना लाजमी है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अभी जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का मतलब है आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। 3 डायमेंशनली आप जब भी कोई क्रिस्टल उठाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड आप उठाएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, एटम्स 3 डायमेंशनली, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, चीजें इस तरह से, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एटम्स अरेंज होंगे। एटम यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है। ठीक है, प्रॉपर एटम्स अरेंज होंगे 3 डायमेंशनली एक्सिस। और साथ ही साथ इनके बीच क्या होगा, एंगल होगा, एक खास एंगल होगा। इधर भी एक एंगल होगा, यहाँ से एंगल होगा। ठीक है, एंगल को आप डिग्रीज में लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, वगैरह वगैरह, ये चलता रहेगा। अच्छा, अब हम आते हैं, क्या लिखा हुआ है, द फेसेस एंड द एंगल्स रिमेन कैरेक्टरिस्टिक इवन मटेरियल इज ग्राइंड। अब ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपके जो स्क्रीन पर मैंने एक डायग्राम लिखा हुआ है, ये परफेक्ट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एक क्रिस्टल है। और इसका हर कॉर्नर पर अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एटम है, ठीक है, सपोज करें कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, यहाँ पर पार्टिकल्स है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ इस तरह से। एटम्स बड़े तरतीब से अरेंज है। अब ये क्या, ये उसका एक फेस है, यहां पर मैं ऐसा लिख लेता हूं, FACE, फेस। ये क्रिस्टल का एक फेस है, और ये उसका दूसरा फेस है। फेस आप हाथ में ले लेते हैं, तो उसके आ, जैसे कि ये आपके पास एक क्रिस्टल है ना, तो उस ये इसका एक फेस है, ये दूसरा फेस है। इस तरह हर क्रिस्टल का अपना अपना एक फेस होता है, तो ये उसके फेसेस होते हैं, फेस। अब इन फेसेस के दरमियान जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल। और ये एंगल हर सॉलिड की एक पहचान होती है। लिखा क्या, द फेसेस एंड एंगल्स रिमेन कैरेक्टरिस्टिक इवन मटेरियल इज ग्राइंड। अगर आप किसी सॉलिड को पाउडर बनाओगे, तो पाउडर में उनका एंगल और फेस सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, यही तो उसकी पहचान है। तो ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट वो ये कह रहे हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फेस है और एंगल है, वो उसकी पहचान रहती है। इवन आप उसको पाउडर बनाओ भी वो रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा इंटरफेशियल एंगल का डेफिनेशन जरा देख लें। द एंगल बिटवीन द लाइंस
that are perpendicular to the faces that are perpendicular। अब ये देखो, मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा कि यहां पर एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो एंगल आप देख रहे हैं, दिस इज कट, सिंपल सादा अल्फाज में ये जो सॉलिड के बारे में, इस पर फिजिक्स में बाकायदा एक चैप्टर है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, और इसका अपना एक डिपार्टमेंट भी है। इस पर बुक्स आते हैं, बाकायदा बुक्स होते हैं इस पर। एफएससी में इसको जस्ट एक पेज, इसकी थोड़ी सी बस वो डाली हुई है। तो हम आपके लिए चीजों को आसान करते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए मुश्किलात कम से कम हो। अब आप देख रहे हैं ये जो एक क्रिस्टल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है क्रिस्टल, इधर आपको लाइनों के बीच एंगल नजर आ रहा है, ठीक है। ये एंगल्स मुख्तलिफ सॉलिड्स में मुख्तलिफ होते हैं। आप इनको यहाँ पर जस्ट आप अपनी आसानी के लिए, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वो है, इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स। द एंगल्स बिटवीन द लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू द फेस, यानी फेस जो भी क्रिस्टल का फेस है, उस फेस के साथ एक लाइन है जो बिल्कुल उसके साथ परपेंडिकुलरली एक एंगल बनाएगा, ऐसे एंगल को बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। सच लाइंस आर कॉल्ड पोल्स टू द क्रिस्टल। अच्छा, और लाइनों को बोलते हैं पोल्स कहते हैं। बस ये सिर्फ इतना आप लोगों ने याद रखना, हो सकता है इसमें टेस्ट में इसका कोई एमसीक्यूज आ जाए, जस्ट आपको इतना पता हो कि पोल क्या है। पोल किसी क्रिस्टल के अंदर जो सरफेस फेसेस होते हैं, उनके उनके साथ जो परपेंडिकुलर लाइनें होती है, उन परपेंडिकुलर लाइंस को पोल्स कहा जाता है। और अगर आप इनके बीच एंगल देखोगे, अब हर दो सरफेस के दरमियान एंगल बनता है। देखो, आप कहीं पे भी एक लाइन खींचो, इसके साथ अगर आप लोग इस तरह लाइन बनाओगे ना बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप लोग अगर आप लोग ऐसा करते हैं, लाइन बनाते हैं और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, लाइक दिस, ओह माय गॉड क्या हो रहा है यार, अगर यूं कर लेते हो तो इनके बीच फिर से क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, लेकिन अब वो 90 नहीं होगा। सो एंगल चेंज होते रहते हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए बस। अच्छा, ये तो सब था ज्योमेट्रिकल शेप के हवाले से। आपके बस इतना याद रखिएगा कि एटम्स प्रॉपरली अरेंज है और उनके दरमियान प्रॉपर एंगल्स होते हैं, ठीक है। और हर क्रिस्टल का अपना एक फेस होता है, उसका उस फेस का इंटरफेशियल एंगल होता है। जैसे इतना आपने याद रखना है, बाकी आप अपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने चीजों को आपके लिए आसान कर सकूं, ठीक है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी वो जो है वो <5 का डिफरेंस बनाते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 70 और 80 के दरमियान है, ऐसा नहीं हो सकता। वो 70, 70 और 72 के दरमियान हो सकता है, वो 70 और 73 के दरमियान हो सकता है, लेकिन 70 और 80 के दरमियान नहीं हो सकता एट मेल्टिंग पॉइंट। क्लीवेज प्लेन, अब हम आपको बताते हैं क्या है क्लीवेज प्लेन। अब देखो, हम आपके पास एक सॉलिड है, कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके अंदर एटम्स पड़े हुए अरेंज्ड है। आप अगर इसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो इसके अंदर कुछ ऐसे जगह हैं जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वीक पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स। आप जब किसी चीज को तोड़ते हैं, आप जोर लगाते देखते हैं कि एक तरफ से तोड़ने को शुरू, तोड़ने वो नहीं तोड़ता, फिर आप किसी दूसरे एंगल से जाकर टूटने की तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप कमजोर पॉइंट देखते हैं कि इसका वीक पॉइंट कहाँ पर है कि उसको तोड़ दिया जाए। एक इससे मुझे एक बात याद आ जाती है कि किसी कौम का या किसी एक खास इलाके के लोगों को तोड़ने के लिए
उनके बीच दराज लाने के लिए उनका उनका वीक पॉइंट्स ढूंढना पड़ता है। जो जैसे आप किसी शख्स के या किसी कौम का वीक पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, फिर उसी वीक पॉइंट से आप उसको तोड़ सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वीक पॉइंट्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होते हैं। अब सपोज करते हैं मैं यहाँ पर कुछ डॉट्स लगाता हूं आपकी आसानी के लिए। सपोज यहाँ पर वीक पॉइंट्स है, ये ये ये। अगर अब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तोड़ने के लिए आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। ये मैं फुल सादा अल्फाज में बता रहा हूं, ठीक है। आप फोर्स लगाते हैं तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये उन जगहों पे टूट जाएगा जिधर से वीक पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये जो वीक पॉइंट्स वाला एरिया है, इधर एक लाइन हम बनाएंगे। इस लाइन का जाहिर है इधर टूटने का डायरेक्शन यहां पर है ना, इस लाइन का नाम है क्लीवेज प्लेन। इस लाइन का नाम क्या है? क्लीवेज प्लेन। और इस क्रिस्टल के टूटने को क्लीवेज कहा जाता है। क्लीवेज का मतलब है तोड़ना। क्लीवेज का मतलब है तोड़ना। सो ये जो आपका क्रिस्टल है ये टूट जाएगा, इन पॉइंट्स के ऊपर जाकर ये टूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। अच्छा, कुछ चीजें जो है अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो अपने ही प्लेन में, बाज अवकात चीजों का एक प्लेन होता है क्लीवेज प्लेन, कभी कभी तीन क्लीवेज प्लेन होते हैं। सो जैसे कि अगर आप एक पतला सा शीट ले लेते हैं, बिल्कुल पतला सा शीट अगर आप ले लेते हैं, अगर आप इसको तोड़ दोगे तो इससे एक ऊपर वाला एक छिलका जो है वो हट जाएगा, दो छिलके हो जाएंगे, ठीक है, ये पतला होता जाएगा। तो हर लेयर जो है वो आपका एक क्लीवेज प्लेन है। जस्ट आप उसको तोड़ोगे तो वो एक क्लीवेज प्लेन आएगा, इस तरह से आएगा। और अगर आप किसी चीज को इस तरह तोड़ दोगे बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पर अगर वो दरमियान में टूटेगा तो फिर इसका क्लीवेज प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन आपके बुक में जो मैंने देखा उसमें चीजें अक्सर पैरेलल तोड़ रही है, पैरेलल का लफ्ज आगे आ जाएगा। चलो खत्म हो गया। अब देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हेन ब्रोकन दे डू सो अलोंग डेफिनेट प्लेन। ये आप लोग याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटते तो हैं लेकिन वो मखसूस प्लेन में टूटते हैं। मर्जी के नहीं, आपकी मर्जी के नहीं, वो मखसूस प्लेन में टूटते हैं। The breaking of larger crystals into smaller ones with identical size and shape, एक बड़े क्रिस्टल को छोटे क्रिस्टल में तोड़ना, और जब आप उसको तोड़ देते हो छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल सेम शेप के, जिस तरह के उनका अपना ओरिजिनल शेप था। इस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है, उसको जाहिर है। और और वो लाइन जिसमें आपने क्लीवेज को उसको क्रिस्टल को तोड़ दिया था, उस लाइन का नाम क्या है? क्लीवेज प्लेन। दैट्स इसका क्लीवेज प्लेन। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे ये हमारे पास कुछ मिनरल्स हैं। ये पहाड़ों से लोग मुख्तलिफ किस्म के पत्थर लाते हैं ना, मिनरल्स। उन मिनरल्स को ये लोग स्टडी करते हैं। अब देखो ना, आप लोग जियोलॉजिस्ट उसको पढ़ते हैं न, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ। इसकी अपनी एक प्रॉपर स्टडी होती है। तो आप लोगों में से अगर कोई बंदा बाद में एफएससी के बाद जियोलॉजी की तरफ गए ना, तो वो इस चैप्टर में जाके बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा। आ, मैं खुद जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ बाय द वे। अच्छा, मिनरल्स हमारे पास है। ये एक मिनरल है NiSO4, निकल सल्फेट 6H2O। ये छूट सकता है अगर आप इसको पैरेलली ब्रेक डाउन करोगे, व्हेन क्लीवेज इज पैरेलल टू द सरफेस। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक मिनरल है, ये भी टूट सकता है अगर क्लीवेज पैरेलल टू द सरफेस हो। माइका भी एक किस्म का मिनरल ही है, ठीक है, पत्थर है। अगर आप उसको तोड़ना चाहो क्लीवेज, तो वो भी पैरेलल ही वो क्लीव हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लीवेज। कि क्लीवेज में क्रिस्टल को आप एक तो आप तोड़ सकते हैं, और जब आप उसको तोड़ोगे तो एक मखसूस प्लेन में टूटेगा। बात खत्म, बस इतनी सी बात थी क्लीवेज में। हैबिट ऑफ क्रिस्टल।
ये जो हैबिट ऑफ क्रिस्टल है और ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल है, ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। हर क्रिस्टल जब आप बनाते हैं तो अक्सर हम उसको कैसे बनाते हैं, इधर मैं बताता हूँ। हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास NaCl का पाउडर है या पत्थर है, हम यहाँ पर उसको डाल देते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। दिस इज NaCl सॉल्यूशन, या फिर ये कोई लिक्विड भी हो सकता है। इससे क्रिस्टल बनाने के लिए उसको ठंडा करना पड़ता है, कूल। क्या करना पड़ता है, इसको कूल करना पड़ता है। जब आप इसको कूल करोगे, जब आप इसको ठंडा करोगे, ठंडा करने के बाद इनसे क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। अब मजे की बात देखो, जो क्रिस्टल शुरू शुरू में बनना शुरू करेगा, उस वो एक मखसूस शक्ल अपनाएगा। देखिए, इस बीकर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक छोटा सा क्रिस्टल जो है उसने बनना शुरू किया हुआ है। उसको इस तरह का क्यूबिक शेप मिल रहा है, सपोज करते हैं। अब सबको यूं वाला शक्ल मिल गया। ये जिस शक्ल में बन जाते हैं, ये इसका हैबिट कहलाता है। क्रिस्टल जिस शक्ल में, शेप में ये बन जाते हैं, ये इसका हैबिट है। आप लोग इसको चेंज कर सकते हो ग्रोथ के दौरान। क्रिस्टल ग्रोथ, क्या नाम है, क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल को बनने में टाइम लगता है जब ये ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा होगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहेगा। इसको टाइम लगता है बनने में। अगर आप लोग बाहर से, इधर आप खड़े हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं इसको कंडीशन चेंज करना चाहता हूं, कंडीशन। जाहिर है, आप जब कोई क्रिस्टल बना रहे हैं तो उस वक्त टेम्परेचर है, उस वक्त टाइम है, उस वक्त आप कोई कचरा उसमें डाल सकते हैं, ये सारे के सारे कंडीशन है। अगर आपने कंडीशन चेंज किया, आमतौर पर आप क्रिस्टल बनाने के लिए 1 घंटे का टाइम देते हैं, आपने 10 मिनट दे दिया, 10 मिनट्स, कंडीशन आपने चेंज कर दिया। या आपने उसके अंदर कोई और चीज डाल दिया, तो आपने कंडीशन चेंज कर दिया। कंडीशन चेंज करने से क्रिस्टल का शेप चेंज हो जाता है। जो उम्मीद हम कर रहे थे कि ये वाला शेप आएगा, उसका हैबिट चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अब आते हैं, हैबिट तो आपको मैं बता चुका हूं। द शेप, क्रिस्टल का जो शक्ल है उसका हैबिट है। अब हम लोग ना कि इंसान की एक आदत होती है, यहाँ पर वो वाली बात नहीं है। क्रिस्टल का जो शेप होता है ना, जिसमें एग्जिस्ट करता है, वो उसका हैबिट है। अब देखो, अगर आप NaCl को बिल्कुल प्योर हालत में ले लेते हैं और स्लोली कूल कर लेते हैं, तो उसका शेप क्यूबिक रहता है, ऐसे। है, क्यूबिक शेप रहता है, सिंपल अल्फाज में, लाइक दिस। अगर आपने NaCl, जब जैसे जैसे अभी ये बन रहा है, वो बन रहा है, उसने बस अभी बनना शुरू कर दिया, उधर आपने यूरिया डाल दिया, और अभी जो नया आपका बुक आया है उसमें 10% डाला हुआ है, 10% का दिया। 10% यूरिया एक और कंपाउंड है, अगर आपने उसको NaCl के साथ डाल दिया, तो NaCl का शेप ऑक्टाहेड्रल, 8 साइड वाला शेप बन जाएगा।
पुरानी बुक में लिखा हुआ है, या हो सकता है आप में से किसी की किताब में लिखा हो, नीडल लाइक हो जाएगा वो। ठीक है, नीडल लाइक हो जाएंगे बिल्कुल। तो जो क्यूबिक शेप था वो अब नीडल लाइक हो गया। वजह, आपने कंडीशन चेंज कर दी है। क्रिस्टल जब ग्रो कर रहा होता है उस वक्त आप उसका कंडीशन चेंज करोगे। तो ये आपको बताना था। क्रिस्टल ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज ऑलरेडी डन। तो मैं बता चुका हूं कि कंडीशन चेंज करने से, कंडीशन चेंज करने से शेप चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग ग्रोथ। एनाइसोट्रॉपी क्या है? एनाइसोट्रॉपी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत बहुत प्यारा एग्जांपल। ग्रेफाइट का नाम सबने सुना हो। अगर ग्रेफाइट अगर आप देखें ना, तो ग्रेफाइट का शक्ल इस तरह से है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह नहीं, लेकिन जस्ट मैं आपको लेयर्स बता रहा हूँ, ठीक, इस तरह लेयर्स होते हैं। लेयर्स आपको मैं बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं, यहां पर आप दो डायरेक्शन से करंट चेक करते हैं। करंट, तार ले लेते हैं, करंट यहां से हम लोग दे देते हैं करंट, CURRENT, करंट। जब आप इस डायरेक्शन में करंट देते हैं ना, पैरेलल, करंट पास हो जाता है। इस डायरेक्शन में, यानी इनके बिल्कुल, इनके लेयर्स के पैरेलल अगर आप दोगे तो करंट पास हो जाता है। करंट पास का मतलब ये है कि कंडक्टर बन जाता है। इस डायरेक्शन में ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। बट अगर आप करंट इस तरफ से पास करोगे ना, परपेंडिकुलर, यूं, तो यहां से कोई करंट पास नहीं होगा। परपेंडिकुलर कोई करंट पास नहीं होता। कमाल है, एक ही सॉलिड है। इस सॉलिड की प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आप एक डायरेक्शन से देखते हो तो वो एक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज करते तो वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इस प्रोसेस को एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। चेंज है, वही तो, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। आप उसको पैरेलल करंट पास कर रहे हैं, करंट गुजर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जब आप उसको परपेंडिकुलर पास करते हो, करंट पास नहीं होता। सो चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अपॉन चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज होती है। सो ये क्रिस्टलाइन शो करते हैं। इसी तरह अगर आप किसी क्रिस्टल सॉलिड से, ये मिसाल के तौर पर कोई क्रिस्टल सॉलिड है, अगर आप इस तरफ से लाइट पास करोगे, उस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, फिजिक्स के अंदर है, क्लास की फिजिक्स के अंदर है, किसी चीज में लाइट की स्पीड का रेशियो, लाइट का अपना स्पीड है डिवाइडेड बाई लाइट का वो स्पीड जो ये किसी प्लास्टिक से गुजरे या किसी ग्लास से गुजरे, उसका अपना स्पीड। सो दो स्पीड को डिवाइड करने से एक नंबर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो स्पीड को डिवाइड करने से। तो अगर आप एक डायरेक्शन से लाइट पास करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है, दूसरे से डायरेक्शन पास करते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है।
सो ये भी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन अगर आप एमार्फस सॉलिड के अंदर देखिए, उधर से आप किसी भी डायरेक्शन से लाइट पास करेंगे तो वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसी तरह क्लीवेज को भी आपको मैंने बताया था कि क्लीवेज भी एक एक खास डायरेक्शन में आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में आप उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। जैसे माइका है, माइका को आप पैरेलल लेयर में बड़े आराम से तोड़ सकते हो, दूसरी लेयर में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मैं बता चुका हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हर चीज जो है उसको खास हीट देने से वो फैलता है, ठीक है। सॉलिड फैलते हैं, जैसे रेलगाड़ी की पटरी आपने देखे हुए, गर्मी में जो है वो फैल जाते हैं, सर्दी में वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है। तो सॉलिड, हर सॉलिड का अपना एक थर्मल एक्सपेंशन होता है, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सो सॉलिड के अंदर जो है आपको एनाइसोट्रॉपी नजर आएगी। छठे नंबर पे सिमेट्री। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सॉलिड लिख देता हूं कि ये आपके पास एक सॉलिड है। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक सॉलिड है। ये जो सॉलिड है आपके हाथ में, आप उसको रोटेट करना शुरू करो। रोटेट करने के कितने ऑप्शन है हमारे पास। किसी चीज को अगर आप इतना रोटेट करोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का रोटेशन। अगर आप उसको मजीद रोटेट करोगे, यहां तक लाओगे, तो उसको बोलते हैं 180 डिग्री का रोटेशन। और अगर आप उसको यहां तक लाओगे तो उसको बोलते हैं 270 डिग्री का रोटेशन। और अगर उसको वापस उसी जगह पे लाओगे, सो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री का रोटेशन। आप स्टार्ट कर लेते हैं, फुल घुमा लेते हैं चक्कर में, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको 360 में घुमा लिया। अब देखें, अगर इस सॉलिड को आप घुमाओगे 90 डिग्री पर, आपको उसका एक फेस नजर आएगा, रिपीट हो जाएगा। जो शुरू में आपको फेस नजर आता है, उसी तरह का फेस आपको रिपीट होकर के मिल जाएगा। आप इसको 180 पे लाओगे तो आपको वही फेस और एंगल दोबारा से रिपीट होकर के मिल जाएगा, जब इंटरनली देखा जाए, ठीक है, क्रिस्टलाइन जब स्टडी करते वक्त। इसी तरह जब आप उसको 360 डिग्री पर रोटेट करोगे तो भी आपको इसकी जो फेस है या जो एंगल्स है वो रिपीट होते जाएंगे, सेम एंगल आपको दोबारा से रिपीटेशन से आपको मिल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ फेसेस, ये उसके फेस रिपीट हो जाए या एंगल रिपीट हो जाए या एजेस किनारे रिपीट हो जाए, जब एक क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं 360 डिग्री पर। तो इसमें भी आपको मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहूंगा। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि आपके पास एक सॉलिड है, आप उसको घुमाओ 360 डिग्री डिग्री पर घुमाओ, तो उसके एंगल रिपीट हो जाएंगे, उसके फेस रिपीट हो जाएंगे, बस इतना समझ। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ अल्फाज, उसकी कोई तफसील किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि आपका जो क्रिस्टल है उसके बीच हम एक आरजी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आरजी लाइन। इसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री। दरमियानी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये इनके बारे में कोई तफसील आपकी बुक्स में नहीं है, जस्ट उन्हें नाम दिया हुआ है, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि सिमेट्री के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जस्ट ये अल्फाज है। एटलीस्ट आपके दिमाग में ये हूं कि ये अल्फाज हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पढ़ा था, और ये वाले अल्फाज जो है ये क्रिस्टल की रोटेशन से हमारे पास आ जाते हैं, सिर्फ इतना याद रखिए। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब क्या है, आइसो का मतलब है सेम। मॉर्फ का मतलब क्या है, शक्ल, सेम शेप। आमतौर पर होता ऐसा है, हम ऐसे सोचते हैं कि हर चीज का एक डिफरेंट शेप होगा, ठीक है, वो तो बिल्कुल क्रिस्टल है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो मुख्तलिफ चीजों का एक ही तरह का शेप आ जाता है, एक ही तरह का शेप आ जाता है।
डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव सेम शेप। मिसाल के तौर पर जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन दोनों का शेप एक जैसा है, ऑर्थोरोम्बिक। इनका भी ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक फिलहाल जब हिफ्ज करे कि ये शक्ल का नाम है ऑर्थोरोम्बिक, एक मखसूस शक्ल है, इसका एक मखसूस एंगल है। इसकी वजह क्या है कि क्यों मुख्तलिफ चीजों का शेप एक जैसे आ जाता है, वो है सेम एटॉमिक रेशोज। अब आप देखो जिंक सल्फेट के अंदर एक जिंक है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। निकल सल्फेट में एक निकल है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो चूंकि दोनों में एटम्स का रेशियो सेम है, इसीलिए इनका शेप सेम आ रहा है। सो दिस इज द रीजन, बात खत्म। इसी तरह कैल्शियम नाइट्रेट का शक्ल भी रोम्बोइडल है और सोडियम नाइट्रेट का शक्ल भी रोम्बोइडल है, वही सेम रेशियो। इसका रेशियो मैं नहीं बताऊंगा, इसका रेशियो आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों का रेशियो क्यों सेम है, ये आप लोगों ने बताना होगा। मैं क्यों बताऊं, आपको समझा चुका हूं मैं। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। ये पिछले वाले का बिल्कुल उलट है। यहां पर एक ही चीज है, एक ही चीज है और उसके मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहले क्या था, मुख्तलिफ चीजें थी, एक शक्ल था। अब एक चीज है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। पोली का मतलब है बहुत से, मेनी। मार्फ का मतलब है शेप्स, मेनी शेप्स, पॉलीमॉर्फिज्म। वन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड आपको क्यूबिक शक्ल में भी मिल सकता है, सोडियम क्लोराइड ऐसे क्यूब की शक्ल में, और सोडियम क्लोराइड आपको ऑक्टाहेड्रल भी मिल सकता है, यानी 8 8 कॉर्नर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर में भी आपको मिल सकता है ऑक्टाहेड्रल। और ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है कि कैसे किसी एक सब्सटेंस का शेप चेंज हो सकता है, ये आपकी खोपड़ी में होगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसे चेंज हो सकता है, बाय चेंजिंग द कंडीशन, बाय चेंजिंग द कंडीशन ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल को बनाते वक्त आप उसका कंडीशन चेंज कर दो, टाइमिंग आगे पीछे कर दो, कोई चीज उसमें डाल दो तो शेप चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक बात है कि अगर आप किसी चीज को स्लोली कूल करते हो, ये वाली पॉइंट मुझे अभी जो एक नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की है, ये शायद आपके बुक में भी हो, देख सकते हैं। स्लोली कूल करोगे ना तो लार्ज साइज के क्रिस्टल्स मिलेंगे, ये पॉइंट मुझे यहां से मिला था। फास्ट कूल करोगे तो स्मॉल साइज मिलेगा, यानी क्रिस्टल का शेप छोटा बड़ा, अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप उसका टाइमिंग चेंज कर दो, इससे वो साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसका शेप चेंज करना चाहते हो तो फिर उसमें कोई इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी में हम एक एलिमेंट की बात करते हैं। वहां पर आप लोग एक कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ शक्लें। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म अगर आप एलिमेंट पे अप्लाई करोगे तो उधर उसका नाम एलोट्रॉपी हो जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर पॉलीमॉर्फिज्म वहां पर आपने सोडियम क्लोराइड पर किया था, लेकिन जब हम एक एलिमेंट की तरफ आते हैं, कार्बन सल्फर ऑक्सीजन, तब जाकर एलोट्रॉप आएगा।
जी जनाब। मिसाल के तौर पर कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, और मुझे खुशी है कि ये चैप्टर आप लोगों को मैं असाइन कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा एलिमेंट, एटम, आयन। कार्बन आपको क्यूबिक शक्ल में मिलेगा, कभी कभी कार्बन क्यूब की शक्ल में होगा। कब? जब कार्बन आपको डायमंड की शक्ल मिले, डायमंड, ठीक है। और कार्बन आपको हेक्सागोनल का शक्ल में मिल जाएगा अगर आपका कार्बन ग्रेफाइट में हो। आपने ग्रेफाइट भी देखा है, डायमंड भी देखा है। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों क्या है? कार्बन के मुख्तलिफ शक्लें, कार्बन के एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स का। डायमंड और ग्रेफाइट के एलोट्रॉप्स है। सो ठीक है। इसी तरह सल्फर की जरा देखें। सल्फर का एक शक्ल है रोम्बिक, उसका नाम है अल्फा, अल्फा सल्फर। ये ऐसा क्रिस्टल है कि जो 96 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, यानी 95, 94 इतर आपको इस रेंज में आपको मिल जाएगा स्टेबल। अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया फिर इसका शक्ल चेंज हो जाएगा। ये एक एलोट्रॉप है सल्फर का। सल्फर का एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक नहीं है, उसका नाम है मोनोक्लिनिक सल्फर। उसमें भी 8 एटम्स है, उसको बीटा का नाम दिया गया। ये थोड़ा सा शक्ल इसका चेंज है, मोनोक्लिनिक शक्ल इसका चेंज है। ये आपको कब मिलेगा? ये आपको 96 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 119 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में आपको मिल जाएगा। अगर आपने 96 से टेम्परेचर कम कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा, ये वापस रोम्बिक में चला जाएगा। अगर आपने इसका टेम्परेचर कम कर दिया ना तो ये चेंज हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा? रोम्बिक हो जाएगा। इसका अपना शेप चेंज करेगा अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर। एक और भी है प्लास्टिक सल्फर, ये है सुपर कूल्ड सल्फर। अगर आपने ऊपर जो रोम्बिक सल्फर का नाम देखा तो ऊपर जो था येलो कलर का, अगर आप उसको फुल मेल्ट करते हैं, पिघला देते हैं, बॉयल करते हैं, और फिर उसको एकदम ठंडा कर लेते हैं, पानी में एकदम ठंडा पानी में डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएगा, प्लास्टिक की तरह हो जाएगा। उस प्लास्टिक, उस सल्फर का नाम क्या है? उस सल्फर का नाम क्या है? प्लास्टिक सल्फर। ये बहरहाल सॉलिड में नहीं है क्योंकि ये लचकदार है ये। और एक आखिर में जो है वो है एमार्फस सल्फर। एमार्फस सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड को, H2S को हम पानी से पास कर लेते हैं, पानी से गुजार लेते हैं H2S को, फिर जाकर वहां से हमें ये वाला सल्फर मिल जाता है। सो बहरहाल ये 4 शक्लें सल्फर की, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, जस्ट नाम याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि रोम्बिक सल्फर 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 से कम पे ये मिल जाएगा। मोनोक्लिनिक जो है ये 96 के बाद 119 तक आपको मिल जाएगा। बस आखिरी पॉइंट, 95 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है ये कमाल का टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा बहुत रोम्बिक सल्फर पड़ा होगा और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको मोनोक्लिनिक मिल जाएगा। दोनों चीजें आपको इस टेम्परेचर पर मिल जाएंगी, कुछ मोनोक्लिनिक को भी। अगर आपने टेम्परेचर को 95 से कम कर दिया ना, 95 से कम कर दिया, तो सारा का सारा फिर जो है रोम्बिक हो जाएगा। मोनोक्लिनिक सारा का सारा रोम्बिक हो जाएगा, सारा का सारा मोनोक्लिनिक रोम्बिक हो जाएगा, मोनोक्लिनिक गायब हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को 95 से बढ़ा दिया, 96, 97 कर दिया, सारा का सारा रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक बन जाएगा। सो ये टेम्परेचर बड़ा स्पेशल टेम्परेचर है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई चीज दो या दो ज्यादा शक्लों में एग्जिस्ट कर सके, दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। खत्म हो गया यहाँ तक एक लंबा चौड़ा लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात करेंगे। इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। अल्लाह हाफिज।